10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम में हर्षता रहेंगी मेरे साथ और साथ ही साथ पूरा का पूरा पैनल आपकी स्क्रीन पे है। मानस जायसवाल, रचना वैद्य, रुचित जैन और साथ ही साथ सीजन उल्टेकर। ये टेक्निकल कॉल्स के लिए बिग मार्केट वॉइसेस के कड़े हमारे साथ मनीष सुंथोलिया और साथ ही साथ प्रकाश दीवान मौजूद रहेंगे बातचीत करने के लिए। विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। इस वॉर जोन में इन्वेस्टर्स क्या करें, स्पेशली सेबी का सर्कुलर ये सेंटिमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, और एक और चीज़ वो है FI's एग्जिट। भारत की पोजीशनिंग ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त इमर्जिंग मार्केट्स में कैसी है, सब पे करेंगे बातचीत। निफ्टी छोटा सा इमीडिएट पुल बैक आया था बट वो बहुत सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वी आर स्टिल इन डिलेमा। बट हर्षता, जो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान है वो बहुत शानदार है, चाहे वो मेटल्स हो, मिड कैप IT हो, सीमेंट के कुछ कैंडिडेट्स हों या फिर फार्मा के कुछ कैंडिडेट्स। स्टॉक स्पेसिफिक रुझान ऑन द लॉन्ग और शॉर्ट साइड आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। हर्षता जी हाँ, कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है वीरू, वरना थोड़ा सा डर अभी भी बना हुआ है। मेटल्स रैली कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के स्टॉक में अच्छी तेजी बन रही है, ये काउंटर देखिएगा करीब 0.5% ऊपर। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस समय फिर ट्रेड क्या लेना है। रुचित, सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानस और रचना पिछले शो से कंटिन्यू कर रहे हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय का ताज़ा ट्रेड। अर्शिदा जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड आवाज के सारे दर्शकों को और आपको नवरात्रि उत्सव की शुभकामनाएं। जिस तरीके से मार्केट ने एक पुल बैक कभी जनरेट किया है, मुझे लग रहा है थ्रू आउट द डे थोड़ी सी वोलेटिलिटी यहाँ पर हावी होगी, बट काफी सारे पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर अभी भी वेल प्लेस्ड है, जिसमें से फार्मा काफी कंसिस्टेंट रहा है। उसमें से मुझे लग रहा है डिवीज लैब का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पर उभर कर नजर आ रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट इसने सुबह सुबह एग्जिबिट किया है 5500 के आसपास फ्यूचर्स में, तो मुझे लग रहा है जो मोमेंटम है वो अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर सस्टेन होना चाहिए। एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिनों में, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर मार्केट में थोड़ी सी भी तेजी बन जाती है तो इस पर्टिकुलर पॉकेट में एक अच्छी शानदार रिलेटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम के लिहाज से भी नजर आनी चाहिए। तो 5650 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है डिवीज लैब के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 5485 पे लगाना है। जो सेकंड पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है जहां पर डिक्लाइंस के बाद एक अच्छी रिकवरी आई है, वो पूरा सीमेंट पैक है, एंड वहां पर दालमिया भारत का स्ट्रक्चर वीकली चार्ट्स पे काफी शानदार है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन इसने एग्जिबिट किया था, प्लस वीकली RSI पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट एग्जिबिट हुआ है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो ट्रेंड स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए थ्रू आउट द वीक। 2040 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी खरीदारी की जा सकती है दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1960 पे लगाना। ओके, दिवीज लैब, दालमिया भारत ये आपने पिक किया। अब चलते हैं अगले ट्रेड्स के लिए। दिवीज लैब में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और सचिन जी के बोलते बोलते काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन और आप सभी को नवरात्रि की का शुभकामनाएं। बस दो स्टॉक्स है, एक बाय एक सेल। बाय साइड लालपेट लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी, जहां पे हमने पिछले हफ्ते जो एक करेक्शन आया था लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखी है, जहां पे प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। जब प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, जबकि करेक्शन में वॉल्यूम्स कम है। सो आई थिंक ये एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकता है। 3300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है डॉक्टर लालपेट लैब्स में 3600 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और सेल साइड में LTTS के फ्यूचर्स को में बिकवाली की सलाह रहेगी, जहां पे एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन हुए है और नो RSI जो ऑसिलेटर है वो डेली पे नहीं बट वीकली पे भी उसने नेगेटिव क्रॉस ओवर्स दिए है। सो आई थिंक तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में करेक्टिव फेज LTTS में रह सकता है। LTTS के फ्यूचर्स को शॉर्ट करे 5300 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे 5150 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। LTTS में बिकवाली की पोजीशन लेने की सलाह यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, इस बीच पंजाब नेशनल बैंक आपकी स्क्रीन पर ग्लोबल एडवांसेस में 3.5% का इजाफा, डोमेस्टिक एडवांसेस करीब करीब 12% बढ़ते हुए। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये पिकअप सिर्फ 3% के आसपास है। 105 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रचना जी बताइए इस समय का ताज़ा ट्रेड क्या रहेगा, दो ताज़े ट्रेड्स। जी,
बिल्कुल इस वक्त के 2 ट्रेड्स में एक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे फिलहाल गिरावट चल रही है लेकिन सपोर्ट एक नजदीक में है जो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, जो होना चाहिए 7085 का। तो 7085 के एसएल के साथ अगर फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे हम तो अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 7175 एंड 7210। और दूसरा काउंटर जो हमारा रहेगा जिसको हम लॉन्ग करेंगे अगेन दैट वुड बी हेवल्स। मार्केट में इनफ ऑफ गिरावट फॉर द डे हो रखी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह के हिसाब से हम लॉन्ग ट्रेड्स अब सजेस्ट कर रहे हैं। और हेवल्स के ट्रेड में जहां तक बात है 2009 पे है फ्यूचर्स, अगर ये 1990 होल्ड करेगा फ्यूचर्स पे तो अपसाइड पे 2040 एंड 2060 की तरफ जाता हुआ ये काउंटर हमें जल्दी नजर आएगा। ओके, तो 2040 2060 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हेवल्स में, और अपोलो हॉस्पिटल भी बाय साइड का ट्रेड रहेगा। अब तक रचना जी कुछ मंदी के ट्रेड सुझा रही थी, लेकिन अब देखिए तेजी वाले ट्रेड्स भी इन्होंने पिक किए हैं। मानस, आपका कॉल क्या है? कौन से 2 ट्रेड्स पर इस समय नजरें? देखिए, 2 लार्ज कैप स्पेस के स्टॉक हैं। सबसे पहले एक खरीदारी करने का ट्रेड है और वो ग्रासिम पे है। मेरे ख्याल से ग्रासिम बिल्कुल एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए तैयार है। करंट लेवल्स पे ग्रासिम में खरीदारी करनी चाहिए। 2784 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 2900 ₹2900 के टारगेट सेट करेंगे ग्रासिम में। ये कैश लेवल्स हैं। जो एक दूसरा ट्रेड है वो सेल साइड पे ट्रेड है और एचडीएफसी बैंक, अगर थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो मैंने मेंशन किया था कि जगह सही है, लेकिन अगर 1718 के ऊपर जाए तब खरीदारी करें। लेकिन 1718 के ऊपर नहीं गया, 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया, उसके नीचे चला गया है, तो यहाँ पर एक सेल ट्रेड बनता है। करंट लेवल्स पे आप एचडीएफसी बैंक में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेज 1717 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली करने का ट्रेड लीजिए और ₹1680 के टारगेट सेट करिए। फिर से फिसल सकता है एचडीएफसी बैंक, तो वो मंदी का ट्रेड। और मानस कह रहे हैं ग्रासिम में तेजी कीजिए 2900 के टारगेट के लिए। ग्रासिम इस समय 1% ऊपर है, निफ्टी के टॉप 3 ट्रेड्स में इसकी गिनती है। इनफैक्ट वैसे ही अगर आप निफ्टी पर नज़र डालें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मैं कुछ ही देर पहले मेंशन कर रही थी, अब लगभग 802 के लेवल्स पर आ रहा है। कुछ देर पहले 803 का इसने आज का डे हाई छुआ। मानस, ये ट्रेड फॉलो करने वाला बन रहा है कि नहीं? देखिए, एसबीआई बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। बस केवल प्रॉब्लम ये है कि 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज बिल्कुल ऊपर है। मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करिए। फ्रेश खरीदारी करने के लिए 810 का स्तर सही है। 810 के ऊपर जाए तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आज मॉर्निंग में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से स्टॉक लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो आपको स्टॉप लॉस 790 का लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। फ्रेश खरीदारी की राय ₹810 के ऊपर रहेगी। उसके ऊपर 830 840 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, एसबीआई पे अच्छी स्पॉटिंग थी हर्ष तक ही, और अच्छा पुल बैक है। पीएनबी में भी अच्छा पुल बैक है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड्स की इन कड़ियों से निकल के थोड़ा आते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। बाजार के इस आई थिंक माहौल को समझने के लिए हमारे साथ और समझाने के लिए श्री मनीष सिंथोलिया साहब जुड़े हैं, CIO के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसे कहते हैं ना, हमें बहुत छोटी अवधि में बहुत कुछ हो रहा है। US में रेट कट, उसके बाद आपका जियोपॉलिटिकल टेंशंस, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो कि शायद थोड़े से FIs के एग्जिट को ट्रिगर कर चुका है भारतीय बाजारों में। सडनली बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस वोलेटाइल फेज से? क्या निकल के आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और इस वक्त बिगेस्ट रिस्क क्या देख रहे हैं आप? ये नया जो एक वेरिएबल मार्केट में आया है वो बेसिकली मिडिल ईस्ट टेंशंस हैं। तो अभी तो क्या है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है समझना कि अल्टीमेट आउटकम क्या होगा। ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो रही है, बट यू नेवर नो। तो अगर ये वेरिएबल को आप थोड़ा साइड में रखें, और इसमें कुछ अनसर्टेनिटी जरूर है, बट अदरवाइज मार्केट तो डिक्लाइन पर बाई करने वाली ही मार्केट है। और क्योंकि इतना बड़ा कैश पाइल खड़ा है टू बी डिप्लॉयड, और FIs नेट भी बाइंग में ही है। तो डोमेस्टिक तो बाइंग थी ही, अब FIs की भी नेट बाइंग है। और जो भी FNO वगैरह की कर्व्स आई हैं, मुझे तो यही लगता है कि मार्केट सडनली ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि आप 4 वीकली एक्सपायरी की जगह 2 ही होंगे। वोलेटिलिटी कम हो जाएगी आपकी, लार्ज कैप्स वगैरह में वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली मार्जिन फंडिंग बढ़ जाएगी आपकी ब्रॉडर मार्केट्स में। स्टॉक्स के में ऐसे ही बहुत ज्यादा ब्रेथ है,
डेप्थ है और ब्रेड्थ है, नए स्टॉक्स और ऐड हो रहे हैं, तो वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा फोकस हो जाएगा। और अर्निंग्स पर बहुत ज्यादा कोई मेजर इम्पैक्ट एटलीस्ट अक्टूबर के क्वार्टर में तो दिख नहीं रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ क्रूड ऑयल पर डिपेंड है। अच्छा, अभी एक बहस और छिड़ी है मनीष जी कि इट्स टाइम नाउ टू चेज लार्ज कैप्स। स्पेस आपको कहाँ नज़र आ रहा है, लार्ज कैप में या फिर मिड कैप में? एंड स्पेशली ये जो पिछले 2-3 दिन की गिरावट रही जिसमें रिलायंस में डिफरेंशियल आ गया, आप देखिए बैंक्स में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंशियल आ गया वर्सेस सितंबर हाई। लार्ज कैप में वो पॉकेट्स जहाँ पे आपको जिस 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 अर्निंग्स का भी जिक्र किया आपने, उस लिहाज से भी एक चेस करने के लिए डिफरेंशियल नज़र आ रहा है। डिफेंसिव्स ब्रॉडली आप लार्ज कैप्स में आपको रहना चाहिए। तो बेसिकली डिफेंसिव्स तो 3 ही स्पेस हैं मार्केट्स में ब्रॉडली, अगर आप देखें, जिसको लो बीटा कहते हैं। वो है आपकी बैंक्स, वो है आपके आईटी, और वो है आपके फार्मा। और यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा आईटी और फार्मा बहुत ज्यादा सस्ते तो नहीं है, बैंक्स बहुत ज्यादा सस्ते हैं। बट पिक एंड चूज, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स पर कॉल होगा, पर सेक्टोरली यहीं पर ज्यादा वैल्यू है। बाकी सब सेक्टर्स ब्रॉडली थोड़े ओवर वैल्यूड जोन में हैं, और बीटा भी हाई है। अगर आप डिफेंसिव स्टांस रखें तो ये 3 एक सेक्टर में ज्यादा कंफर्ट है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी बीटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आने वाले दिनों में जब हम अर्निंग्स की बात करेंगे तो बेसिकली इंडिविजुअल सेक्टर्स पर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि एफएमसीजी में कितना इजाफा हो रहा है आपको बिकॉज ऑफ कंजम्पशन, या डिस्क्रेशनरी में किस तरह की फेस्टिव सीजन की डिमांड वगैरह हो रही है, ये आने वाले दिनों में दिखेगा। बट एज वी गो इनटू अर्निंग्स, मेरे हिसाब से ये 3 सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस है। इनफैक्ट एफएमसीजी, क्योंकि आपने मेंशन किया है, जो डाबर का अपडेट आया है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, देखिए मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर है, कुछ केसेस में वॉल्यूम पर इम्पैक्ट आया है, और मैरिको ने भी चेताया है कि सेकेंड हाफ में थोड़े से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि खोपरा प्राइसेस एक्सेट्रा बढ़ गए थे। मनीष जी, इस समय फिर कितना कंफर्ट होगा इन एफएमसीजी कंपनियों में कुछ पोजीशन होल्ड करने का? बहुत ज्यादा कुछ कंफर्ट है नहीं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीजा वी ग्रोथ। मेरे हिसाब से एफएमसीजी स्पेस में अगर है तो टोबैको एक ऐसा स्पेस है जहाँ ग्रोथ और वैल्यूएशन थोड़े से सिंक में है। अदरवाइज आपके वैल्यूएशन जस्ट बिकॉज कैपिटल पार्क करना है और एक डिफेंसिव स्टांस लेना है तो वैल्यूएशन को नजरअंदाज करना, मेरे हिसाब से तो रिस्क टू रिवॉर्ड अनफेवरेबल है बहुत सिलेक्टेड पॉकेट्स में, क्योंकि हमारी एस्टिमेशन यही है कि वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, और जब कंपनीज कमेंट्री देती हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ इतना कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वैल्यूएशन थोड़े से आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। ब्रॉडली जनरली एफएमसीजी स्पेस में ऐसा ही ट्रेंड है, सो एक एक्सपेक्टेशन ट्रेड है which may not play out immediately in the short term, so maybe a sideways to a slight correction is always possible. साइडवेज टू अ साइड करेक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल। फिर ऐसी स्थिति में ट्रेंड में भी आप क्या थोड़े से हल्के ही रहेंगे, क्योंकि दैट स्टोरी डिमांड अच्छी है बट द प्रॉब्लम इज वैल्यूएशंस एट करंट लेवल्स, राइट? ये तो इसमें क्या है कि बेसिकली कंपनी जो है 100% से ग्रो हो रही है, और आपके पी मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 200 का पी से ऊपर है, 2,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पर इन्होंने क्या है कि रिटेलिंग का जो मॉडल है, यूनिट इकोनॉमिक्स है, वो बेसिकली क्रैक कर लिया है कि आपकी प्राइवेट लेबल और कपड़े जो है बेसिकली अफोर्डेबल, जो जारा का मॉडल है उन्होंने रेप्लिकेट कर लिया जूडियो में। स्टोर एक्सपेंशन मैसिव है, और जो सप्लाई चेन, 3 ही चीज चाहिए रिटेलिंग में बेसिकली, आपकी सप्लाई चेन पर हैंडल, फास्ट फैशन है तो आप अपनी असॉर्टमेंट और इन्वेंट्री को कितनी जल्दी टर्न करते हैं, और अफोर्डेबल। ये तीनों चीज जो यूनिट इकोनॉमिक्स में जाती है ये इन्होंने क्रैक कर लिया है। तो अगर इनका ग्रोथ रेट 100% से ज्यादा रहता है तो पीजी बेसिस पर ये 3 से नीचे रहे, हो सकता है बहुत ज्यादा करेक्शन ना हो। स्टैंड अलोन मतलब आप ऐसे देखेंगे तो 200 का पी है, बट ग्रोथ भी 100%। सो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीजी आपको मतलब इस पर कॉल लेना पड़ेगा, बट ये है। बट अदरवाइज अगर ग्रोथ फॉल्टर होती है तो ऑब्वियसली ये वैल्यूएशन नहीं सस्टेन कर पाएंगे।
अच्छा मनीष जी, एक और चीज़ है, आई मीन जो कि इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, वो है मेटल्स। अब प्रीशियस मेटल्स की ट्रजेक्टरी में जाइए तो गोल्ड, सिल्वर, देन स्पेशली चाइना के एक्शन के बाद पूरा का पूरा फेरस नॉन फेरस की जो ट्रजेक्टरी है वो, आप इसमें से ज़्यादा इच्छुक कौन सी स्टोरी को इस प्राइस पे भी चेस करने को मतलब आतुर है, मतलब Copper. मेटल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? एल्यूमिनियम और कॉपर आर द टू मेटल्स फॉर दिस डेकेड। एंड यहाँ पर जो भी इंडियन कंपनीज है जिसमें बहुत लार्ज कैपेसिटीज हैं, ये इज अ डिक्लाइन ऑन ऑल डिप्स। स्टील पर कॉल लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा ही डंप कर रहा है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी को स्ट्रिक्टली और ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि डंपिंग ना हो। स्टील की रिक्वायरमेंट तो है, बट डोमेस्टिक डिमांड इज गेटिंग थ्वार्टेड बाय इंपोर्ट, चीप इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। सो स्टील पर तो बेसिकली गवर्नमेंट एक्शन इवेंट ड्रिवन होगा, बट नॉन फेरस मेटल बेसिकली कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और सभी जानते हैं कौन सी कंपनीज इसमें है, क्योंकि देखिए बॉक्साइट वगैरह की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। बेसिकली अगर आप चाइना में भी देखें तो बॉक्साइट बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है बाहर की तरफ से। तो बॉक्साइट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हो जाएगा जो कि बहुत शॉर्ट सप्लाई में है, और यहाँ पर जिसकी भी लिंकेज और सिक्योरिटी बॉक्साइट में है वो काफी तेजी में है। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस वोलेटिलिटी के बीच में सभी इंडिसेस पे, सेक्टर्स पे अपना व्यू रखा। आपने बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी में वोलेटिलिटी है, परसिस्ट कर रही है, बट एज ऑफ नाउ इस पूरे नकारात्मक माहौल के बीच में एक ही अच्छी बात है कि एटलीस्ट अब 25,500 के ऊपर एक्सपायरी डे में थोड़ा सा बैठे हुए हैं। अदरवाइज मॉर्निंग स्विंग लो था अप्रॉक्सीमेटली 25450 की ट्रैजेक्टरी। अब चलते हैं, आज हमारे साथ इस मंत्रणा में, इस बातचीत में एक और ख़ास मेहमान हैं, प्रकाशदीवान.in के हमारे साथ प्रकाश दीवान मौजूद हैं इस वक्त। प्रकाश से नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं इनफैक्ट मनीष जी से आपसे पहले जो विशेषज्ञ थे हमारे साथ उनसे भी ये प्रश्न पूछ रहा था कि हम बहुत स्मूथ एक राइड में थे और लास्ट जून से तो स्पेशली हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हमेशा देखा है, ट्रेडर्स हर डिप को ग्रिप कर रहे थे, बट हमारे पास अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सेबी का सर्कुलर और एफआईएस की एग्जिट, उनकी प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव रही है इससे पहले, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सब कुछ अगर आप देखें एक साथ आ गया है। आपका व्यू क्या है, अभी बाजार किस फेज में जाएगा? यहाँ से थोड़ा सा अनवाइंडिंग प्रेशर रहेगा क्या एफआईएस का? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए मार्केट जब भी नए स्तर पे आता है और नए हाईज रिपीटेडली बनाता है तो हर बार ये अटकलें लगनी शुरू हो जाती है कि ये सस्टेन होगा कि नहीं, या इसके बाद क्या चाल आएगी। वो अनचार्टेड टेरिटरी सी होने लगती है। और आप ये देखिए नया हाई बनता क्यों है? नया हाई निफ्टी में या सेंसेक्स में इसलिए बन रहा है कि आपका निफ्टी या सेंसेक्स की जो गठित कंपनी है उन कंपनीज के वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए। तो जब जब वैल्यूएशन स्ट्रेच होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के लिए प्रॉफिट बनता ही है और प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट मुझे निफ्टी में ये जो चाल आई 26,000 प्लस से वापस 25,000 पे हम आने की दौर कर 25,500 पे आ गए, डर इससे नहीं लगता। डर लगता है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आप पिछले 15 दिन या 30 दिन का डेटा देखें उसमें एडवांस डिक्लाइन से एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो नॉर्मली हम लोग डेली देखते हैं, दिन भर देखते हैं, लेकिन उसका इवैल्यूएशन या आकलन कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं निकालते। बट मीडियम टर्म बेसिस पे देखेंगे ना वीरू तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा हो रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी 25-30% नीचे है अपने हाई से। तो निफ्टी तो 5% भी नीचे नहीं आया है, लेकिन ये सॉरी 2% भी नीचे नहीं आया, लेकिन हम लोग ने स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट अच्छी खासी देख ली है। उसका कारण ये है कि जो रोटेशन हो रही है सेक्टर्स की वो बहुत बहुत जल्द उससे हो रही है, पेस पे हो रही है। और जो ट्रिगर्स आ रहे हैं इंटरनेशनली, चाहे वो यूएस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट कट्स को लेके हो, या ये जो ईरान और इजराइल का जो संघर्ष है, या यूक्रेन रशिया वाला पहलू है, चाइना के डायनेमिक्स हैं, सभी जगह से आपको ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट इन ट्रिगर्स पे वल्नरेबल होता जा रहा है, वीक पड़ रहा है। तो पहले ये था कि हमारी अर्निंग्स ग्रोथ, लिक्विडिटी, मोमेंटम सब बहुत बरकरार था, तो ये सब इग्नोर हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये पलड़ा थोड़ा सा, आप सही कह रहे, ईजिंग आउट होगा।
वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच है, तो यहाँ से नया पैसा लगाने में आदमी 2 बार सोचता है, और सोचना चाहिए भी। आई वुड बिलीव देयर विल बी कंसोलिडेशन, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, सेक्टर रोटेशन होगा, और जो इस साल से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमें ये समझना है कि हमारे पोर्टफोलियो का हुलिया क्या है। निफ्टी के नए हाइज में हम सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो 25% नीचे है, उसका कोई मतलब नहीं। तो आपको कैपिटल प्रिजर्व करना, ज्यादा फोकस करना चाहिए, और बाकी की चीजें जो है उनको थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं। प्रकाश, आप क्योंकि कह रहे हैं कैपिटल प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, तो चांसेस हैं हम यहाँ से आगे और फिसलेंगे, तो सिर्फ ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से डर है, या फिर कहीं ना कहीं डर ये भी बन रहा है कि शायद ये Q2 नंबर्स में भी कुछ पॉकेट्स डिलीवर ना करें? गुड मॉर्निंग अर्शदा। नहीं, हो सकता है। देखिए, नंबर्स में डिलीवरेंस अगर वीक रहती है तो मार पड़ना ही पड़ना है, चाहे आपके पास जो भी वेरिएबल हैं जो पॉजिटिव है, मोमेंटम वाले हैं। उसका कारण है कि मार्केट या स्टॉक्स का बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं, इज अ स्लेव टू अर्निंग्स। मतलब अर्निंग्स के बलबूते हर चीज चलती है, उसमें समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगी, और अगर अर्निंग्स ग्रोथ वीक है तो स्टॉक प्राइस गिरेंगे भी सही। मुझे जो लगता है कि कुछ पॉकेट्स जहां पे ओवर वैल्यूएशन है, उसमें अनफॉर्चुनेटली पीएसयूज है, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ की रफ्तार बड़ी नहीं है, ऑर्डर बुक की रफ्तार बहुत बड़ी। सो अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो कुछ सेक्टर्स में, कुछ कंपनीज में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है। चाहे वो डिफेंस में शिप बिल्डिंग की कंपनीज हो गई, एचएल टाइप कंपनीज हो गई, बीडीएल जैसे कंपनीज हो गई, और पावर में अगर आप देखिए तो बीएचईएल और सो आई थिंक अर्निंग्स थोड़ी सी डिसअपॉइंट करेंगी, तो मार्केट उसका वो लेगा, कॉग्निसेंस लेगा, और उस लिहाज से थोड़े से पोर्टफोलियोज में एलोकेशंस चेंज होंगे। जहां अर्निंग्स इंप्रूव हो सकती है अर्षदा, वो देखें अगर, तो बैंकिंग में आपको इंप्रूवमेंट, जैसे पीएनबी ने अभी नंबर दर्ज किए, मुझे तो कोई समझ नहीं आया कि इसमें, मैं पीएनबी रेकमेंड नहीं कर रहा, बट पीएनबी में नंबर्स के इंप्रूवमेंट एक इंडिकेशन है कि काफी पीएसयू बैंक्स में इस टाइप का आपको हुलिया दिखना शुरू, चाहे वो कैनरा बैंक हो, बीओबी हो। तो इंप्रूवमेंट इन क्वार्टरली नंबर्स अगर आया तो वो बैंकिंग से आ सकता है। दूसरा केमिकल्स में से आ सकता है। तीसरा आपको हो सकता है कि जो इनपुट साइड और ये जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं उसमें मेटल्स में से आ सकता है, हाइड्रोकार्बन में आ सकता है। सो इस टाइप की कंपनी, इस टाइप के सेक्टर्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको अर्निंग्स के लिहाज पे एटलीस्ट सपोर्ट मिलेगा। अगर मार्केट गिरता भी है तो ये स्टॉक्स कम गिरेंगे या जल्दी चलना शुरू हो जाएंगे जब इंप्रूवमेंट आ जाए। ओके, अच्छा, एक दो स्पेस को और यहाँ पर थोड़ा सा टच करके निकलते हैं प्रकाश सर। ये हमने इस बार इंश्योरेंस स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, चाहे वो आपका मैक्स लाइफ हो, आईसीआईसीआई में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। इसमें आपका इन तीनों चारों स्क्रिप्ट्स पे से आपका प्रेफर्ड कौन सा है इस वक्त? तो वीरू, मैं हमेशा इस सेक्टर को प्ले करता हूँ बास्केट अप्रोच से। मतलब मुझे एक चीज समझ आई है कि स्पेसिफिक न्यूज फ्लो के हिसाब से, डेवलपमेंट्स के हिसाब से, कई बार कुछ कंपनीज में चाल अच्छी आती है, कहीं में नहीं आती है। और ज्यादातर अगर आप देखें तो इनके पिछले 5 साल के ग्रोथ रेट्स जो बिजनेस के हैं वो मोस्टली पैरेलल रहे। और खास करके मैं लाइफ इंश्योरेंस वाले प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में देखें, नॉन लाइफ में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है ट्रैजेक्टरी में, क्योंकि बिजनेस मॉडल्स अलग है। पर लाइफ इंश्योरेंस में सभी के पास बैंक इंश्योरेंस है, सभी के पास एजेंसी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ऑनलाइन सेल्स है। तो वहां पे आपको देखिए तो ग्रोथ कायम है, और रेंज जो है वो 16 से 17% की जो ग्रोथ इन्होंने कायम की है वो बहुत नैरो है, मतलब सभी की बराबर जैसी लगती है। तो बास्केट अप्रोच करिए, क्योंकि आप सेक्टर प्ले कर रहे हैं। आप कोई एक पर्टिकुलर कंपनी पे दाव लगाए, उससे अच्छा आप चारों चीजें एक साथ ले लीजिए, इक्वल प्रोपोर्शन में ले लीजिए। आप एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी ले लीजिए, तो आपका जो ग्रोथ है वो सारे सेक्टर को रेप्लिकेट या कर सकता है, उससे इंप्रूव कर हो सकता है। मैं आपकी राय ऑटो कंपनियों पर लेना चाह रही हूँ प्रकाश, क्योंकि हमने देखा ये बिक्री के आंकड़े थोड़े से इंप्रूव होते दिखाई दिए हैं, स्पेशली ऑन द टू व्हीलर साइड। अब फोर व्हीलर्स में एक सिरे से सबके अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन टू व्हीलर में आज का करेक्शन क्या मौका दे रहा है इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने का? आप बाकी सब ये काउंटर्स देख लीजिए, सब में दबाव है। जी जी, नहीं देखिए, ये दबाव सेक्युलर है, इन द सेंस, मतलब जो मार्केट में जो सॉफ्टनेस आई है उसकी वजह से कोई आंकड़ों में इस टाइप की वीकनेस आई नहीं। और ये कोई क्वार्टर ऐसा था भी नहीं, ये सॉरी महीना ऐसा था भी नहीं कि जहाँ पे बहुत सारे सेल्स की उम्मीद, बहुत बड़े सेल्स की उम्मीद, नंबर्स की उम्मीद करी जाए। अब जो सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन,
इसमें एक बड़ी यूनिक चीज हो रही है अक्षय भाई। आप अगर हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप में किसी से बात करें जहां आपकी जान पहचान हो, तो आपको ये समझ आएगा कि पहली बार पिछले आई थिंक 3 साल, पैंडेमिक के बाद गिन लीजिए, 3 साल में ये फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं जहाँ पे इन्वेंट्री डीलरशिप पे बहुत मिनिमल है। तो हो ये रहा है कि अब वो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के पीछे लगे हुए हैं कि भाई हमको जल्दी इन्वेंट्री आ जाए, क्योंकि अगर सेल पिकअप हुई तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री शायद आपको मिसमैच होने लगे या इन्वेंट्री की शॉर्टेज होने लगे। मतलब शॉर्टेज जैसा तो नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है और उसमें कस्टमर का डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे होने की होती है। तो हर एक डीलरशिप चाहता है कि भाई हमारे पास जो मॉडल की डिमांड हो वो हमारे पास रहे और हम एक हफ्ते के अंदर उसको परिपूर्ण कर सके। अब इंटरेस्टिंगली फेस्टिव सीजन के साथ साथ एक चीज और जो बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है हो सकता है वो है इंटरेस्ट रेट घटने की प्रक्रिया। अगर कहीं ना कहीं ये अंदेशा आने लगा मार्केट को कि जनवरी में अगर 10 अक्टूबर नवंबर आरबीआई अगर थोड़ी इंटरेस्ट रेट सॉफ्टनेस की बात करते हैं तो लोन्स जो हैं वो उसकी कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। और टू व्हीलर में प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आपकी ईएमआई अगर घटती है तो अफोर्डेबिलिटी में काफी, उस दायरे में काफी लोग आ जाते हैं। तो आई वुड बिलीव वो बड़ा ट्रिगर होगा। तो अगले 6-8 महीने बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। अब मेरा क्या मानना ये है कि हीरो मोटो में जगह ज्यादा है रूरल इकोनॉमी में पिकअप या डोमेस्टिक इकोनॉमी के पिकअप की वजह से। आइशर और टीवीएस थोड़े से नीश प्लेयर्स हो गए और बजाज एक्सपोर्ट से कमा रहा है। तो आई वुड बिलीव हीरो मोटो वुड, अभी मार्केट का व्यू थोड़ा हीरो के लिए अलग है, बट आई थिंक एक कॉन्ट्रा बेट हो सकती है, यहाँ से अच्छा आपको मुंह मिल सकता है। मैं इनफैक्ट रखना चाहूंगी परहैप्स वो व्यू बदले हीरो मोटो या फिर दूसरी कंपनियों की तरफ। ओला इलेक्ट्रिक जिसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट था, पहले तो स्टॉक लेकर आई है, कहाँ लिस्ट हुआ और आज हम देख रहे हैं फिर से 100 के आसपास ट्रेड होता हुआ। ये जो बिक्री के आंकड़े आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि सितंबर का महीना परहैप्स वाज द वर्स्ट फॉर द कंपनी। एक लोएस्ट मंथली सेल्स देखने को मिली है और 49% का मार्केट शेयर जो फर्स्ट क्वार्टर में इनका था वो डिप होकर इस महीने के अंत तक 27% पर आ चुका है। तो बेसिकली इनको टक्कर मिली है दूसरी कंपनियों की तरफ से, जिसमें हीरो का प्ले है, जिसमें टीवीएस का प्ले है। प्रकाश, अब राय क्या है ओला इलेक्ट्रिक 100 पर? क्या दोबारा एंट्री के मौके या फिर थोड़ा सा ठंडा रहे स्टॉक पर अब जब तक वो नंबर्स में भी वो रिफ्लेक्ट ना हो? देखिए, ये जिस ऊंचाई पे पहुंचा था आईपीओ के तुरंत बाद, उसमें एक लो फ्लोट का फैक्टर बड़ा था। फंडामेंटल डिमांड तो मुझे नहीं लगता इतनी थी कि लोग चाहें कि ये हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा रंग ला दे कि आगे चल के लॉन्ग टर्म में कोई फर्क पड़ेगा। कंपनी के ग्रोथ या इस सेक्टर की ग्रोथ को लेके ही अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितनी फास्ट ग्रो हो पाएगा और उसमें मार्केट शेयर कैसे बटेगा। मुझे नहीं लगता इसको लेने में, मैं तो बिल्कुल लेने की राय नहीं दे रहा हूँ, बट किस भाव में लेना, अगर किसी को कंपल्शन है ही, अगर लेना ही है तो ऑफ कोर्स क्लोजर टू इश्यू प्राइस वुड बी अ बेटर रेट। तो अब उसके लिए गिरावट की वेट आप करिए, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है सेंटिमेंटली ड्रिवन स्टॉक्स में। फंडामेंटली आई थिंक इट इज डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है और जो लोग ऊंचे लेवल्स पे फंसे हुए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो ये गिरावट देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने 123 पिछले महीने 123 था, आज 100 है। तो ऑलरेडी आपने एक महीने में इतना लॉस देखा है जो हम लोग तो सारे साल के पोर्टफोलियो में देख के घबरा जाते हैं। इस टाइप की चीजों में थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा ही है। और लेकिन अगर फंस गए तो एवरेज करने की कोशिश ना कीजिए। इस बाय सिंपल में सबसे ज्यादा सवाल मुझे यही आते हैं जब भी मैं लोगों को मिलता हूँ कि एवरेज करें क्या, कि ये वापस ऊपर आएगा तो हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। जो चीज सही नहीं है उसको एवरेज करना बिल्कुल मार्केट के लिए एक मार्केट का असूल होता है कि व्हाट इज नॉट वेरी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म क्वालिटी, उसको आप ज्यादा एवरेज की चेष्टा ना करें। पुराने भाव पे या तो लॉस बुक करें या उस भाव पे आके एग्जिट करें। ओके, और 76 उसका इशू प्राइस था, अगर आप लोग भूल गए हो तो। शुक्रिया प्रकाश हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हैव अ गुड डे। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते बाजार के हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 25,527 के स्तरों पर इस समय निफ्टी 1% नीचे, 1.1% की गिरावट निफ्टी बैंक में भी, और मिड कैप इंडेक्स भी 450 पॉइंट के नुकसान पर है। चलिए, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपके जो सारे सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए वीरू आपका साथ देंगे और कुछ और जानकारों से भी बातचीत होगी। आप बने रहें CNBC आवाज़ में।